नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपको कंटेंट पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए आने वाले फ्रेश कंटेंट के अलर्ट्स के लिए। बहरहाल इस दफ़ा कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स बनाने के लिए निकले हैं हम महाराष्ट्र पर, चूँकि पूरे देश की नज़रें हैं इस वक्त और बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही फ्रैक्चर्ड, स्प्लिंटर्ड बैटल ग्राउंड बना हुआ है महाराष्ट्र। मैं इस वक्त वर्ल्ड जो पीस यूनिवर्सिटी है MIT WPU पुणे में, पुणे यानी कि वो शहर जो कभी मराठा सल्तनत के पेशावर्स जो उनके वज़ीर आज़म हुआ करते थे उनका गढ़ रहा। अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो थॉट प्रोसेस है, उसके लिए ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता रहा। और पुणे में यहाँ पर WPU में जो स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है उनके कुछ छात्र, कुछ रिसर्च एसोसिएट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो लगभग आप एक तरह से समझ लें कि महाराष्ट्र को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की ये जो पूरी लड़ाई है, इसे अगर हम देखें, सबसे जो अहम कहा जा रहा है विदर्भ और मराठवाड़ा। मराठवाड़ा यानी नांदेड़, लातूर, धाराशिव, परभणी, हिंगोली, जलना, भीड़, छत्रपति संभाजी नगर। वहीं अगर हम विदर्भ की बात करें, वेस्टर्न विदर्भ में आपकी अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वशीम, यवतमाल। ईस्टर्न विदर्भ में वर्धा, नागपुर जो कि RSS का गढ़ है, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली, ट्राइबल बेल्ट्स भी हैं। तो ये सारी जो लड़ाइयाँ हैं ये तय करेंगी। विदर्भा में 62 सीटें हैं, वहाँ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट माना जा रहा है बीजेपी कांग्रेस के बीच में, लेकिन तमाम पार्टियां हैं जो बहुत स्प्लिंटर्ड हैं। तो महाराष्ट्र की तस्वीर को समझने के लिए हम यहाँ पर इस ग्रुप के साथ में बातचीत करके समझेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। क्या नाम है आपका? चैतन्य। चैतन्य, कहाँ से आते हैं आप? पुणे से। पुणे से ही हैं। पुणे के लिए इस वक्त जो आपके जैसे युवा हैं यहाँ पर, क्या पुणे के लोकल इश्यूज पर ही वोट डालेंगे या महाराष्ट्र की जो उथल पुथल हो रखी है राजनीति में वो प्रायोरिटी है? और दोनों प्रायोरिटी है। पुणे के लोकल इश्यूज भी है, जो महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट है, उसके ऊपर भी लोग वोट करेंगे। जैसे कि पुणे में बहुत सारे इश्यूज है, ट्रैफिक है, अर्बन प्लानिंग में बहुत बड़े इश्यूज है, रिवर साइड डेवलपमेंट का इश्यूज है। उसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए और उसके ऊपर लोग अपना ओपिनियन डिसाइड करेंगे। पुणे, नासिक, बारामती, ये सारे वो एरियाज़ है जहाँ शरद पवार साहब का भी अपना एक वर्चस्व है। सुप्रिया सुले उनकी बेटी जो हैं वो भी प्रचार में लगी हुई हैं और लोगों का मानना है कि शायद पवार साहब कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रिया सुले आगे जाकर जो है मुख्यमंत्री बने। आपको लगता है महाराष्ट्र में जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो बड़ी फैमिली वाली लड़ाइयाँ हो गई हैं? सब अपनी अपनी फैमिली के लिए लड़ रहे हैं, पर्सनल इसके लिए लड़ रहे हैं? हाँ, मतलब ऐसे जो लगता है, मतलब जैसे कि बीजेपी भी कर रही कुछ, जो PCMC में जो जगताप थे तो वो भी अपने भाई के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद बारामती में देखे तो योगेंद्र पवार जी है, उसके बाद अजित पवार जी है। तो वो मतलब ऐसा है कि फैमिली पॉलिटिक्स जो महाराष्ट्र में बहुत इन्फ्लुएंसेबल है। उसके बाद उद्धव ठाकरे, वो अपने बच्चे आदित्य ठाकरे के लिए लड़ रहे हैं। फिर राज ठाकरे, वो अमित ठाकरे के लिए अपनी ताकत लगा रही है। तो मतलब महाराष्ट्र में ऐसा चल रहा है कि वो फैमिली पॉलिटिक्स चल रहा है बहुत अभी। आपका क्या नाम हुआ? महेश जादव। महेश, आप कहाँ से हैं? नांदेड़, मराठवाड़ा से। मराठवाड़ा से हैं। हाँ। मराठवाड़ा की इशू में आने के पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, जब भी बात कर रहे थे हम यहाँ जो फैमिली की लड़ाइयाँ हैं, अब सेना किसकी है? एकनाथ शिंदे की है, उद्धव ठाकरे की है, राज ठाकरे की है? बाल साहब ठाकरे की विरासत किसके पास है? NCP की घड़ी भी चली गई है, वहाँ पर जो है वो अजीत पवार उस पर लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि आखिर कौन सी पार्टी किसकी है? वो अभी तो सारी जनता में वही प्रश्न है कि कौन किसका है। सब सत्ता के लिए भाग रहे हैं बस। अभी महाराष्ट्र की राजनीति नहीं, सत्ता की पीछे भागने वाले लोग बन गए सब। अपनी अपनी फैमिली, अपने अपने बच्चों के लिए देख रहे, जनता के लिए कुछ देख भी नहीं रहे सब। तो लेकिन ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है यहाँ पर, क्योंकि उसी पर सेंटर करके लड़ाई लड़ी जा, इशू से ज़्यादा आइडेंटिटी बन गई है। हाँ। एकनाथ शिंदे के लिए आपको लग रहा है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर लोग वोट डालेंगे या उनकी मराठा आइडेंटिटी पर जो है वोट डाल रहे हैं? क्या हो रहा है उनके लेकर? नहीं, एकनाथ शिंदे की जो मराठा है उनके ऊपर ही थोड़ा इन्फ्लुएंस पड़ेगा अभी, क्योंकि मराठा आरक्षण के लिए जो हो रहा है उसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। मराठा एजिटेशन को लेकर आपका क्या कहना है? जो इंटायर आरक्षण की मांग हो रही है और उसको लेकर जो OBC की प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, सही हैं, गलत हैं, क्यों रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं इश्यूज? अभी वो तो सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि
मराठा आरक्षण जरांगे पाटिल उनके लिए मतलब ले रहे कि जिनको चाहिए सच में। अभी हम सब फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे घर में उतना उत्पन्न नहीं आता कि हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, उतना फीस दे सके, तो उनके लिए वो लड़े। तो आरक्षण तो चाहिए सबको ही, लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है महाराष्ट्र में, और जो जो हो रहा है उसमें तो नहीं लगता कि आरक्षण मिलेगा। आप में से कितने लोग हैं जिनके किसान बैकग्राउंड है, फार्मर्स बैकग्राउंड है? 3 जन हैं आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम युगंधर देशमुख है, मैं अमरावती से हूँ। अच्छा, तो विदर्भ से हैं आप विदर्भ उधर से, का। हाँ। विदर्भ को तो माना जा रहा है कि यही वो लड़ाई है जो तय कर लेगी जो है इस बार चुनाव की दिशा क्या होगी, लेकिन नतीजे जो भी आते हैं विदर्भ में क्या डिफरेंस? आपकी उम्र कितनी हुई है? मेरी 21 है। हाँ। और पुणे में आप कब से हैं? पुणे में मैं 2022 से हूँ। 22 से हैं। हाँ। तो विदर्भ की जो सूरत हाल है उसको आप ये पिछले 4-5 साल में कुछ बदलता हुआ देखे हैं, या एकनाथ शिंदे के आने के बाद उसमें कुछ बदलाव आया है? विदर्भ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विदर्भ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अब अगर हम देखें तो वहाँ की इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी है, किसान बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो किसान ही सबसे बड़ा मुद्दा है। वहाँ पे एमएसपी का मुद्दा है, जो किसान की जो उपज है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, जिसमें हाँ, खरीद रही है सरकार। नहीं खरीद रही है। मतलब सरकार ने कहा है कि हम कुछ क्वांटिटी जो है वो खरीदती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वांटिटी उस एमएसपी प्राइस में तो मिलती नहीं है। अब सरकार ने 2100 रुपये तय कर दिया है, लेकिन आप जाकर जो है मंडी में आप 700 रुपये 800 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं उसकी। हाँ, और लागत खर्च बहुत ज़्यादा है, और उसी के कंपैरिजन में जो इनकम मिल रही है वो घटती जा रही है, तो वो एक इशू है बड़ा। और दूसरा इशू ये है कि आपने जैसे पूछा कि कुछ बदलाव आया है क्या, तो कुछ बदलाव ज़रूर आया है। कनेक्टिविटी बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा हुआ है, जैसे समृद्धि महामार्ग आया है, मुंबई को नागपुर से कनेक्ट किया गया, और रेलवेज़ वगैरह भी थोड़ा कनेक्टिविटी अच्छा हुआ है। बट जो बोल सकते हैं कि सब्सटेंशियल डेवलपमेंट जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, इस बारे में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है किसी भी गवर्नमेंट का पिछले 10 साल में। ऐसा लग रहा है कि, और अभी भी इलेक्शन में अगर हम देखें कि मुद्दा फिर वही बन गया फ्रीबीज का, कि सबको पैसे बांटो और महिलाओं को दो, विद्यार्थियों को दो, किसानों को दो, कर्ज माफ़ी करो, और मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स लेकिन उसकी नैरेटिव बदल दी जाती है। अगर जो एग्जिस्टिंग सरकार है वो दे रही हो तो वो वेलफेयर स्कीम्स है, बहुत अच्छा है। ऑपोजिशन वाले कुछ अनाउंस करे तो वो रेवड़ी है, वो फ्री भी है, फिर वो एक डर्टी गेम है। आपका क्या नाम है? श्वेता। श्वेता, कहाँ से हैं आप? नागपुर। नागपुर से हैं आप। बिल्कुल आरएसएस का जो है गढ़ है वहाँ पर। उधर आप महात्मा गांधी जी की भी जो है पूरी की पूरी वहाँ पर आश्रम ही है। तो दो बिल्कुल ऑपोजिट एंड ऑफ आइडियोलॉजीज वहाँ हैं। वैचारिक लड़ाइयों के बीच में नागपुर की जो ऑर्डिनरी जो जनता है उनके लिए मुद्दा क्या है? नागपुर में देखा जाए तो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा रहा है, बट स्टिल स्कोप ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी अभी भी है वहाँ पर। जैसे कि अब पढ़ने के लिए मैं पुणे आई हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि नागपुर में ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, और मतलब बनाने जाने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि जहाँ हम गवर्नमेंट या प्राइवेट में पढ़ सके, अच्छा एजुकेशन ले सके। और एम्प्लॉयमेंट का भी एक है, मतलब अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं यही सोचूंगी कि मैं पुणे में या किसी और बैंगलोर जैसे दिल्ली में काम करूँ। तो नागपुर में ऐसे एम्प्लॉयमेंट की भी एक प्रॉब्लम है। नागपुर वालों, नारंगियों के अलावा भी जो है यूथ के लिए बहुत ज़्यादा एक इंडस्ट्री की ज़रूरत है। आपका क्या नाम है? करिश्मा। कहाँ से हैं आप? पुणे से। पुणे से हैं। करिश्मा, अभी ये फ्रीबीज वेलफेयर स्कीम्स की बात हो रही थी, ये जो लड़की बहन योजना है, सबसे पहले तो ये बताएं कि इसको लेकर आपके घर वालों को कोई फ़ायदा मिला है, आपको कोई फ़ायदा मिला है? जी, हमारे घर से भी एनरोल किया गया तो उन्हें मिले हैं पैसे मिले हैं। जी। तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है जो घर की गृहिणी, एक तरीके से जो हाउसवाइफ हैं, जिनके ऊपर ये दारोमदार होता है कि आप घर का राशन बजट तय करें, थाली में क्या कुछ परोस रहे हैं वो तय करें, क्या खर्च कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इस योजना को आपको क्यों लग रहा है एक महिला होने के नाते बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है? इस तरह की स्कीम्स दूसरे राज्यों में इम्प्लीमेंट हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी कामयाब रहा। हम कहते हैं तो 1500 रुपये, हमें लगता है 1500 रुपये क्या है? 1500 रुपये तो स्टूडेंट आते जाते कॉफ़ी में 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में खर्च कर देते हैं। फिर ये 1500 रुपये का इतना असर कैसे पड़ सकता है? आपको क्या लगता है इस पर क्यों इम्पैक्टफुल माना जा रहा है इसको? इम्पैक्टफुल इसलिए बिकॉज सब लोग इतने वेल वर्स नहीं होते कि सबके लिए वो 1500 रुपीज़ सबके लिए ज़्यादा नहीं होते। किसी किसी के लिए इट्स मोर यूज़फुल होते हैं, जैसे घर के राशन पानी हो गया या बच्चों की फ़ीस भरनी हो गई, उसमें यूज़फुल होता है। सो सबके लिए अलग अलग ओपिनियन होता है उनकी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से।
तो आपकी मम्मी को आपको लगता है कि ये लाड़की बहन के हिसाब से जो है फिर वो वोट करेंगे, उनका वोटिंग प्रोसेस जो है, क्या वो पहले बीजेपी की वोटर थी या मतलब युति की वोटर थी, क्या ये स्कीम की वजह से बदल सकती हैं? नहीं, वो पहले से ही युति की वोटर थी, तो बीजेपी की वोटर थी, तो शायद अभी और शायद उनका ओपिनियन स्ट्रॉन्ग हो जाए मे बी। और स्ट्रांग हो जाए। आप कैसे देखती हैं इस स्कीम को? मैं भी इट्स यूज़फुल, मतलब जिनको एक्चुअली ज़रूरत है उनको मिल तो रहा है, सो इट्स गुड। सर आपका क्या नाम है? प्रफुल्ल पवार। तो ये ना वो रिसर्च एसोसिएट्स हैं जिन्होंने CSDS के साथ मिलकर बाकायदा महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे पर सर्वेक्षण भी किया है, एनालिसिस किया है डेटा का। ये जो फ्रीबीज़ को लेकर जो डिबेट चल रही है, महाराष्ट्र की इस वक्त अर्थव्यवस्था क्या इस हालत में है कि आप जो आप दे रहे हैं वो अकाउंट में आ रहे हैं? नवंबर के भी इनफैक्ट EMIs आ चुके हैं, मुझे पता है, लेकिन अब 1500 रुपये हो, इसको बढ़ाकर आप 2100 रुपये कर दें, या कल अगर आपकी महाविकास अघाड़ी आती है, वो महालक्ष्मी योजना के तहत 3000 रुपये देने की बात कर रही हैं। महाराष्ट्र की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ रहा है? कितना जो है इस तरह के स्कीम्स को महाराष्ट्र की इकोनॉमी सस्टेन कर सकती है? देखा जाए तो महाराष्ट्र बोलते हैं कि पूरे भारत में सबसे ऊपर ही रहता है जब भी टैक्स आता है, या फिर जो इकोनॉमी होती है जो भारत की, उसके लिए बहुत बैकबोन है। अगर ये बैकबोन है तो अगर इस तरह की फ्रीबीज़ अगर दिए जाए एक सर्टन पीरियड के लिए ठीक है, लेकिन अगर ये एक्सटेंड हो गया, ठीक है, उन्होंने कुछ तो बजट एलोकेट किया होगा, मतलब उनके पास जो बजट आया होगा उसमें से उन्होंने कुछ तो बजट में ये किया होगा, लेकिन बात ऐसी है कि ये सस्टेनेबल नहीं है महाराष्ट्र की इकोनॉमी के लिए। लाइक ये दे सकते हैं फ्रीबीज, ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट बाकी चीज़ों पे पड़ सकता है। लाइक वो इकोनॉमी स्टेबलाइज करने के लिए एक तो महंगाई बढ़ा सकते हैं, या फिर जो बाकी जो स्कीम्स है उसका जो फंड है वो उसको कम कर सकते हैं, तो वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा बाकी जो चीज़ें, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये फ्रीबीज जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो ये यार आप ये बताएं कि आप जब लोगों से मिलते हैं, आपको लगता है कि लोग देख भी रहे हैं कि घोषणा पत्र में किन आश्वासनों की बात की गई है, कौन सी वारंटीज़ दी गई हैं, या एट द एंड ऑफ द डे लोग कास्ट कॉम्बिनेशन पर वोट कर रहे हैं, लोग आइडेंटिटी पर वोट कर रहे हैं, लोग परिवार पर वोट कर रहे हैं? और आपका नाम भी बता दीजिए। मैं अमित चौहान। देखिए, कास्ट और ये जो आइडेंटिटी है वो मैटर करती हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक सोशियोलॉजिकल आपका जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपका आप जिस तबके से आते हो उसमें आपकी जो आइडेंटिटी होती है, उस हिसाब से लोगों के रहने सहन पे उसका अफेक्ट पड़ता है। लेकिन एक इकोनॉमिकल फैक्टर भी होता है कि मेरा घर कहाँ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, वेदर आई हैव टुमारोज वेदर आई हैव अ जॉब, मेरे पास जॉब है या नहीं। तो ये फैक्टर शायद थोड़ा और ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जब आप फ्रीबीज़ की बात करते हो, हर फ्रीबीज़ बुरी नहीं होती। समटाइम्स सम फ्रीबीज़ आर गो टू पीपल हु आर एक्चुअली नीडेड। तो इन फैक्टर से इसका इलेक्शन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि इन फैक्टर से इलेक्शन वोट मिलते हैं, और कास्ट या इस चीज़ों से उठकर ये वोट मिलते हैं। यहाँ आपको लग रहा है जो आप लोग सर्वे कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, और ये इनफैक्ट पहला मेजर DBT प्रोजेक्ट है जो हुआ है, इसकी लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जैसे अगर हम 2017 के चुनावों की बात करें, उसमें ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं थी, सिलेंडर की बात हो या घर की डेवलपमेंट की बात हो, कास्ट को ब्रेक करते हुए लास्ट माइल डिलीवरी हो रही थी, तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला था। क्या वो आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? सो सर्वे में ऐसा है कि 1 out of 5 आई मीन दे आर मोस्ट ऑफ द आर गेटिंग 1 of the 5 people ओनली सेड कि उन्होंने ही कहा कि हमें मिला नहीं है, तो मोस्ट ऑफ लोगों को है। लेकिन ये भी बात आई है कि 18% लोगों के लिए महंगाई ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, महंगाई और रोज़गारी। सो एक थोड़ा सा बैलेंस है दोनों में कि हाँ, हमें मदद भी मिल रही है, लेकिन कहीं पे महंगाई है, कहाँ पे बेरोज़गारी है, घर में कोई ना कोई मतलब कोई भी लेडी हो, कोई भी औरत है, उनका वो घर के बारे में भी सोचती है। तो घर में अगर मेरा लड़का है जिसके पास जॉब नहीं है, या घर में उनके पति हैं, उनके पास अगर उनकी नौकरी छूट गई है, तो ये भी काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है उनके लिए। सिर्फ फीबीज या देखिए 2000 हमने इस बार उत्तर प्रदेश में खास करके देखा था, ज़मीन पर जाकर हमें एहसास हो रहा था कि थोड़ी ज़मीन खिसक रही है बीजेपी की, क्योंकि जो परिवार, गरीब परिवार 2019 में खुश थे कि उनको मुफ्त का राशन मिल रहा था 5 किलो 10 किलो का, तब उनके बच्चे छोटे थे, एलिजिबल फॉर वर्क नहीं थे। ये चुनाव आते आते वो वर्किंग एज के हो गए, तो तब वो महिलाएं पूछने लगीं कि मेरा बेटा अगर ITI से निकल कर भी ईंटा भट्टी में काम कर रहा है तो उस राशन से तो काम चलेगा नहीं।
तो वो मुद्दे बदल गए हैं। लेकिन आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि एक्चुअली इकोनॉमी के आधार पर वोट होगी इस तरह के डेवलपमेंट इश्यूज पर होगी? नहीं, कास्ट के आधार पर होगी? कास्ट के आधार पर होगी। आपका नाम बताना। कोमल जादव, कोमल, आप कहाँ से हैं? पुणे से। पुणे से ही हैं। कोमल, ये बताइए कि अब जैसे हरियाणा में भी हम लोग ये देख रहे थे कि लोगों का बड़ा गुस्सा है, हरियाणा में कांग्रेस जीत जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे वोट वही हुआ कि जाट, नॉन जाट और तो और जहाँ पे फार्मर्स इतने परेशान थे, फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 अभी भी जारी है, अभी भी ब्लॉकेड किए हुए हैं, उनके वोट्स भी जो हैं फार्मर्स इश्यू पर नहीं पड़े। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फार्मर्स तो सेटिस्फाइड है ही नहीं, वो जो कुछ भी इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए उनको जो प्राइस मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो एट द एंड उन्हें जाके सुसाइड ही करना पड़ना है अपने बच्चों के लिए, वो कुछ कर। लेकिन वोटिंग तो फिर भी वो जाति के आधार पर दे रहे हैं, वोटिंग शायद एग्रेरियन इशू पर नहीं दे रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स वो ऐसे कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है शायद कि वो जो अपोजिशन पार्टी है वो भी कुछ कर नहीं पाएंगी, क्योंकि एट द एंड वो चाहते हैं कि हम जिस समाज से आगे आए वही समाज आगे जाए, या जो बाकी के कास्ट है तो वो शायद हमारे लिए कुछ काम करेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी कास्ट है या हम लोअर कास्ट से, हमारी कुछ हेल्प होगी नहीं इसमें। कोमल, आपके लिए क्या इश्यूज हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में? आपका अपना बैकग्राउंड क्या है? आपकी फैमिली क्या करती हैं? पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में है? अच्छा, एक्टिव पॉलिटिक्स में है जी। ओके, तो उनकी जो पॉलिटिक्स जिस पार्टी के लिए कर रहे हैं वो, क्या आप बताना चाहेंगे किसके साथ जुड़े हुए हैं वो? दे आर नॉट पर्टिकुलरली एडेड टू अ पर्टिकुलर पार्टी, बट अभी फ़िलहाल के लिए वो शिंदे गट और बीजेपी के साथ ही है। शिंदे गुट और उनके साथ में। तो आपको आपकी जो विचार है इस बार के इलेक्शंस को लेकर, क्या वो अलाइंड है बिकॉज फैमिली की पॉलिटिक्स वैसी है, या आपकी अपनी इन्फॉर्म चॉइसेस हैं? आपका कहना क्या है शिंदे गुट के काम को लेकर? उनको आदित्य ठाकरे वगैरह बार बार कह रहे हैं कि वो तो अली बाबा 40 चोर हैं, गद्दारी की हैं, पार्टियां तोड़ दी हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन एकनाथ शिंदे's वर्क सो फार? एक्चुअली आई एम अ न्यू वोटर एंड पॉलिटिक्स में जैसे घर वाले हैं, पर मैंने इतनी दिलचस्पी ली नहीं, बट स्टिल अभी जितना जो कुछ भी जानने को मिला है कि पार्टियाँ बदल रही है, ये इधर से उधर जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, बट इफ़ दे आर सेपरेटेड विद सम मोटिव, ऐसा मेरे को लगता है कि उनका कुछ तो मोटिव होगा। जो वहाँ पे थे, वहाँ पे होकर भी कुछ काम हो नहीं रहा था। वो मोटिव सिर्फ पैसा नहीं है या सिर्फ पावर नहीं है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता वो है। चलता है राजनीति में? ऑफ कोर्स चलता है, चलता सबको है। पता है, चलता है जी। आपके लिए अपसेटिंग होता है जब आप देखती हैं कि पार्टियों की इस तरीके से, मतलब अब तो लोग निशान चिन्ह लेकर भी परेशान हैं। अब शरद पवार जी की घड़ी जो है वो अजीत पवार जी के पास में है, जो ओरिजिनल बाल ठाकरे वाली लोगो है, चिन्ह है, वो एकनाथ शिंदे के पास में है। तो वोटर्स कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि आखिर हम किसके लिए वोट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब उनमें भी एक अनरेस्ट हो जाता है कि हम कैसे ट्रस्ट करें इन लोगों पर। मतलब जब पार्टीज़ डिवाइड होती है, तो पहले पार्टी जब साथ थी तब उनके कुछ अलग मोटिव्स थे, बट अब वो बट गई है, तो क्यों, मतलब वहाँ पर इतना अनरेस्ट है। तो वही क्वेश्चंस फिर सिटीजन्स में भी आते हैं कि अब क्या होगा, मतलब किस पर ट्रस्ट किया जाए। सर, आपका नाम बताइएगा। माय नेम इज़ पृथ्वीराज कांबले। पृथ्वीराज जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि इतनी जो स्प्लिंटर्ड पार्टियां हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि 1995 के इलेक्शंस की यादें आ रही हैं जब ऑलमोस्ट 42 आपकी इंडिपेंडेंट सिलेक्ट हो गए थे, शायद उस तरह की कुछ आंकड़े थी। इस बार की सिचुएशन में आपको क्लियर मैंडेट्स दिख रहे हैं डेटा के हिसाब से, या लग रहा है वो अजीत पवार ही जो है किंग मेकर बनकर उभर जाएंगे, या बड़ी खिचड़ी बन रही है, साबूदाना खिचड़ी, चावल की खिचड़ी, तमाम तरीके की खिचड़ी पोहे बन रहे हैं यहाँ पर? मुझे लगता है कि जो बेसिकली लोग शुरुआत से जिस पार्टी को वोट करते थे, जैसे कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो, अभी शिवसेना के 2 पार्ट हो गए, एक यूबीटी बन गई, एक शिंदे पार्टी बन गई, तो लोगों में एक कन्फ्यूजन आ गया कि अब वोट दे तो किसको दे, शिंदे को दे या इसको दे। तो मेरे यहाँ पे जो मैं जिस एरिया से आता हूँ, पंढरपुर जो एरिया है, कहाँ पे पड़ता है ये? सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो उस एरिया में 10 साल से पहले तो कांग्रेस पार्टी थी, उसके बाद बीजेपी आ गई। तो अब ऐसा हुआ कि जो लोगों ने जो कैंडिडेट दिए हमारे यहाँ पे, एनसीपी का भी है, कांग्रेस का भी है और बीजेपी का है, तो जो वोट शेयरिंग होगा तो एनसीपी में भी बटेगा, कांग्रेस में भी बटेगा, बीजेपी में बटेगा, उसको बीजेपी में फ़ायदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो पार्टीज़ में आपस में नहीं बन रही है, जो महाविकास आघाड़ी है, उनकी आपस में जो कैंडिडेट्स दे रहे हैं, मतलब हर एक तालुका हो या कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे
उनका आपस में नहीं बन रहा है। तो जो एक तरीके से सिंपैथी फैक्टर अगर लोगों का रहा होगा कि भाई देखो उद्धव ठाकरे शिंदे को लेकर आए, शिंदे ने तोड़ दिया, और वो सिंपैथी फैक्टर की वजह से काफ़ी सारा एंगर भी था, क्या वो लोकसभा इलेक्शन में निकल गया? वो निकल गया, अब वो उतना गुस्सा नहीं है ज़मीन पर ये तोड़फोड़ को लेकर? सॉरी मुझे आपका सवाल। लोगों के अंदर जो इनिशियली जो गुस्सा शायद लग रहा था कि भाई आप लोग पार्टियों को तोड़ रहे हैं, पार्टी दो फाड़ कर दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव जो हो गए तो आपको लग रहा है थोड़ा सा उसमें प्रेशर कुकर से स्टीम निकल गया है? वो लोगों का गुस्सा जो है कि नहीं किसी ने गद्दारी कर दी, किसी ने पार्टी तोड़ दी, उन मसलों पर लोगों का गुस्सा कम हो गया, शांत हो गया है? लोगों का गुस्सा तो कम हुआ है। ये लाड़की बहन योजना है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्चुअली आपने जो इनको सवाल पूछा था कि लाड़की बहन योजना कितना इम्पैक्टफुल होगा, तो मुझे लगता है कि फ्री बीज जो दे रहे हैं हम, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास इतनी है, अगर फ्री बेस दे रहे हैं हम तो हम और अनएम्प्लॉयड लोगों को जनरेट कर रहे हैं। मतलब जो लोग लेबरिंग कर रहे हैं, जिनको 400-500 दिन में मिल रहा है, अगर उनको ऑलरेडी मुझे सरकार दे रही है 1,500 रुपये, मैं क्यों जाऊँ? मैंने एक इंटरव्यू लिया था विदर्भा में, एक फार्मर था, वो बोल रहा था कि मेरे खेत में जो लेबर्स आते हैं, पहले आते थे, जब से ये स्कीम आई है तब से मेरे खेत में कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको रोज़गार तो मिल रहा है लेकिन काम नहीं कर रहे। अगर घर में बैठ के आप पैसे दे रहे हो तो फिर क्या ही बात होगी ना। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी है, आप उसको और जनरेट कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, जो गुस्से वाली बात? गुस्से वाली बात ऐसे कि देखो, पहले तो ये नैरेटिव चला था लोकसभा में, बहुत ज़ोरों से चला था, इसलिए दोनों पार्टियों को इसमें फ़ायदा मिला। जैसे कि शिवसेना यूटीबी हो या फिर शरद चंद्र पवार जी की जो नई पार्टी बनी है, उनका जो उनको उस टाइम फ़ायदा मिला था। लेकिन इस बार मोदी जी भी आए, लेकिन उन्होंने देखा किसी पर भी कुछ बात नहीं की इन पॉलिटिक्स, मतलब जो अपोजिशन में है, तो उन्होंने बहुत सूझबूझ के अभी पॉलिटिक्स शुरू किया कि ऐसे कुछ नारे लाए हैं, जैसे कटेंगे तो बटेंगे, एक है ये होगा। तो मुझे लगता है कि इस बार वो नैरेटिव्स वो पिछले वाले नहीं चलेंगे। अभी जो नए ट्रेंड है उस पर ज़्यादा वोटिंग हो सकता है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम ये रहा है कि विकास किसने किया है। अभी ये कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा है कि बीजेपी या महायुति ने अच्छा काम किया है, फिर महाविकास आघाड़ी ने काम किया है। मुझे लगता है उस पर सिंपैथी फैक्टर इस बार नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। इस बार चलेगा जो डेवलपमेंटल फैक्टर है। तो मुझे मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है कि इस बार महायुति। लेकिन अगर विकास के काम का हिसाब लगा रहे हैं लोग, तो फिर तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से वोटिंग की बात हो रही है। यहाँ जो ये बात की गई ना, ज़रूरी बात, कि बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा है कि भाई हमें आप राशन दे रहे हो, हमें आप कुछ पैसे दे रहे हो, हमें आप स्टूडेंट्स को जब तक जॉब नहीं मिल रही है उनको भी प्रॉमिस किया जा रहा है पैसे देने की। तो ये व्हेन यू वेट कि भाई मुझे नौकरी चाहिए और मेरे पास ये वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये फ्रीबीज हैं, आप एज ए यंग पर्सन क्या आप इस ओर ही आप ढलेंगे? नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म ही देखूंगा ना। मुझे चाहिए कि मुझे पैसे क्यों दे रही है सरकार, मैं बेरोज़गार हूँ इसलिए। मुझे नौकरी दे दीजिए, कुछ पक्का मेरे करियर के लिए कुछ ठोस कुछ मुझे दे दीजिए। तब सभी युवाओं को यही लग रहा है। क्या आप घर वाले ऐसे ही सोचते हैं? जी हाँ, वो तो यही सोचते हैं कि अच्छे पढ़ाई करो, करियर सेट करो, और जब नौकरी मिले तो अच्छी नौकरी ले लो और सेटल हो जाओ। हम हरियाणा की बात कर रहे थे कि वहाँ पर भी किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है, लेकिन फिर भी जब बातें फाइनल वोटिंग पर आती हैं तो जो पूरी बहस है वो सिमट कर रह जाती है फिर जाति पाति पर, धर्म पर। यहाँ इतना धार्मिक जो है ध्रुवीकरण करने के लिए नारे भी लगाए जा रहे हैं, काटने बांटने। जिससे दिलचस्प बात यह है कि एकनाथ शिंदे हो या फिर अजीत पवार हो, दरअसल वो लोग खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे नारों पे हम यकीन नहीं रखते हैं। तो जैसे विदर्भ के जो किसान हैं, क्या वो एट द एंड ऑफ द डे कास्ट इक्वेशन पर ही वोट करेंगे, अपनी मुसीबतों पर वोट करेंगे? नहीं, विदर्भ में वो अपनी मुसीबतों पे ही वोट करेंगे, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग का सीज़न था, सोयाबीन हार्वेस्ट हुआ है और सोयाबीन को एमएसपी नहीं है, वो एमएसपी के बहुत न्यूनतम वो जो कीमत है उसके बहुत कम भाव मिल रहा है। तो वो तो एक सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल मुद्दा वो है। दूसरा मुद्दा ये है कि वहाँ पे ये जो डिफेक्शन हुआ है उसके खिलाफ बहुत नाराज़ी है कि पार्टीज़ चेंज हुई है और जो पार्टीज़ फोड़ी गई है वो। और तीसरा ये है कि यहाँ के बिजनेसेस, यहाँ के उद्योग और यहाँ के रोज़गार किसी और राज्य में लेके जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है इलेक्शन का। कौन लेकर जा रहे हैं? जो रूलिंग पार्टी है वो, ऐसा लग रहा है सबको कि वो बाहर उद्योग आ रहे हैं। महाराष्ट्र में से एक वेदांता फॉक्सकॉन का उद्योग था, टाटा एयरबस का उद्योग था एक, तो सिलिकॉन। तो ये जो अदानी को लेकर भी नारे लगाई जा रही है, ऑपोजिशन कह रही है कि भाई यहाँ के मुख्यमंत्री तो असल में अदानी जी हैं, बीजेपी के मालिक अदानी जी हैं। क्या ये वाला नैरेटिव लोगों के बीच में चल रहा है? क्या लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं? आपके जो जानने वाले दोस्त हैं?
इसके ऊपर तो अभी तक हमारे यहाँ उतनी चर्चा नहीं हो रही है इसके ऊपर। तो उसको तो राहुल गांधी लगातार जो है बोल रहे होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा वही है। क्यों लग रहा है कि ये नैरेटिव नहीं बन पा रहा है लोगों में? अभी नहीं पता, नहीं क्योंकि बहुत सारे हाँ क्योंकि राहुल गांधी जी की सभा सच में देखा जाए तो कोई देखते ही नहीं, को बहुत कम ऐसा फैक्टर है कि उनको, क्योंकि जहाँ पर स्पीकिंग स्किल अच्छे है वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। तो ये जो नैरेटिव उनका भी है, कांग्रेस का भी एक नैरेटिव है, लेकिन वो अच्छे से पेनिट्रेट क्यों नहीं हो रहा, उनका डिलीवरिंग स्टाइल। आपको लग रहा है ये कैपिटलिज्म का मुद्दा नहीं चल रहा है? क्योंकि अगर बेरोजगारी का मसला है, काफ़ी लोग तो प्राइवेट जॉब्स लेने के लिए शायद अदानी की कंपनियों के पास जाएंगे, या राहुल गांधी चूंकि फिलोसोफर मोड में, और उन्होंने अभी तक शायद यहाँ रैलीज हार्डली की हैं महाराष्ट्र में, बहुत ही कम किए हैं। तो क्या वजह लग रही है? एक बात ये है कि जो हमारा नैरेटिव चलता है मीडिया में या सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि रिलीजन से हो, धर्म से हो, जात पे हो, वो कहीं ओवरशैडो करता है जो हमारे रोज़गार के मुद्दे हैं। कि आप यही बातों में इतने गड़े रहते हो, आपका पॉलिटिकल नैरेटिव भी वही चल रहा है। आप जब बीच बाज़ार में जो बात चले वही चल रही है, तो इसमें ये मुद्दे कहीं डिस्कस नहीं होते। तो जब कोई भी मुद्दा जब बात बाहर भी बढ़ती है किसी तरफ से, वेदर द गवर्निंग बॉडी और अपोजिशन, तो वो मुद्दा कहीं पकड़ नहीं ले पाता, क्योंकि हम बात ही गलत मतलब अलग चीज़ों से कर रहे हैं। हम फोकस ही है कास्ट पे। अगर मैंने कल किसी पार्टी को वोट किया और मैंने कहा कि मैंने इस पार्टी को वोट किया है, तो पहले मेरी जाति देखी जाएगी। इस मुद्दे पे चर्चा नहीं होगी कि मैंने विकास के लिए वोट किया या जाति पे वोट किया। सो वो नैरेटिव कहीं ग्लॉस कर वही है ना, बार बार जो है तमाम नैरेटिव्स को भटकाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो कोशिशें होती हैं, और उसमें जाहिर सी बात है जब लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है, नेताओं को रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है, तो उनको लगता है कि भाई अगर रिपोर्ट कार्ड कमज़ोर है, रिपोर्ट कार्ड में अगर इन जैसे युवाओं के लिए नौकरियां नहीं हैं, इनको अपने शहर छोड़कर, इंटरनल माइग्रेशन इतनी ज़्यादा है इंडिया में, और उसके बाद फिर जब पॉलिटिक्स की बात होती है, राज्य की बात होती है, तो जो लोग आकर यहाँ आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इकोनॉमिकली, इंटेलेक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी नारे लगा दिए जाते हैं। तो बड़ी पेचीदा ऑफ कोर्स खेल जा रही है, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स है इस बार महाराष्ट्र में। इतने किरदार हैं, इतनी पार्टियां हैं, इतने स्प्लिंटर्स हैं कि टू कॉल महाराष्ट्र इलेक्शंस की क्या हो रहा है बहुत मुश्किल काम है। हमने बस यहाँ के कुछ आवाज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश की। 20 नवंबर को चुनाव है राज्य में, 23 नवंबर को पता चलेगा कि आखिर महाविकास अघाड़ी और महायुति में कौन भारी पड़ रहा है, और शिंदे को दोबारा से मौका मिलता है या लोग उद्धव भाई ठाकरे और दूसरे जो गुट हैं उनके नेताओं को चांस देते हैं। फिलहाल के लिए पुणे के इस वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के छात्रों और रिसर्च स्कॉलर्स के साथ इस पेशकश को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।